नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके लिए एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास से, जिसमें मैं आज आपको पहले चैप्टर का पहला टॉपिक पढ़ाऊंगा, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृषि क्षेत्र की क्या स्थिति थी, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी मतलब क्या दोस्तों, जब अंग्रेजों ने हम पर 190 साल राज किया, उस शोषण के वजह से भारतीय जो कृषि थी, यानी जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, उसकी क्या कंडीशन थी, इस वीडियो में आज हम इसे ही डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा आपसे दावा है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो दोस्तों इस पर मैं पहले पार्ट में बता चुका हूं, मैंने डिटेल में इसके बारे में डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट में। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृषि क्षेत्र। अब ये जो कृषि क्षेत्र होता है ना दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है किसी भी देश की इकोनॉमी का, यानी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का। तो दोस्तों हम इसके थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं पहले, तब जाके आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। देखिए अर्थव्यवस्था का मतलब होता है, अर्थ का मतलब होता है आर्थिक क्रियाएं, अर्थ का मतलब होता है आर्थिक क्रियाएं, और व्यवस्था का मतलब तो दोस्तों व्यवस्था होता ही है। अब देखिए आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ये आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था का तो मतलब हो गया कि आर्थिक क्रियाओं की व्यवस्था करना ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। बट मन में प्रश्न आपके ये उठ रहा है कि ये आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। तो इसका मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो बहुत ही सिंपल, सीमित संसाधन। अब भाई सीमित संसाधन बोले या हम दुर्लभ संसाधन बोले, बात एक ही है। यानी सीमित संसाधन कौन से होते हैं, जिनकी मांग तो पूरे विश्व में बहुत ज्यादा होती है, जबकि प्रगति की तरफ से उसकी पूर्ति बहुत कम होती है। जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, फल फ्रूट हो गया, अनाज हो गया, ये सभी हमारे दोस्तों क्या है, सीमित संसाधन है। क्या है दोस्तों, सीमित संसाधन है, क्योंकि इनकी मांग बहुत ज्यादा होती है और प्रगति की तरफ से पूर्ति इनकी बहुत कम मात्रा में होती है। क्लियर है। और इन्हीं सीमित संसाधनों से जुड़ी हुई कोई भी क्रिया जो होती है ना, कोई भी एक्टिविटी, उसे ही हम कहते हैं आर्थिक क्रिया। और आर्थिक क्रियाओं की जिस स्थान पर व्यवस्था की जाती है ना, उसे ही हम कहते हैं दोस्तों अर्थव्यवस्था। अगर हम इस अर्थव्यवस्था को क्षेत्रों में बांटें, अगर हम इस अर्थव्यवस्था को क्षेत्र यानी सेक्टर में बांटें, तो तीन प्रमुख सेक्टर आते हैं, यानी तीन इंपॉर्टेंट सेक्टर आते हैं हमारे। पहला नंबर आता है हमारा प्राथमिक क्षेत्र। अब ये प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है, प्राथमिक क्षेत्र बोलूं या हम कहें कृषि क्षेत्र, जो प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में मुख्य रूप से कृषि आती है, कृषि के अलावा पशुपालन भी होता है, मत्स्य पालन भी होता है, खनन भी होता है। यानी आप कुल मिला के देखें कि जो प्रकृति पर निर्भर होते हैं ना, जो हमें रॉ मटेरियल मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मैगी खाते हो तो मैगी का निर्माण कहाँ होता है, विनिर्माण क्षेत्र में, यानी द्वितीयक क्षेत्र में। बट उसके लिए जो मैदा आपने प्राप्त किया वो तो कहां से किया, फसल से। तो फसलें जो भी है वो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है दोस्तों। प्राथमिक क्षेत्र हमेशा प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है, जिसमें हमारी कृषि आ जाती है, मत्स्य पालन आ जाता है, पशुपालन आ जाता है, खनन आ जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक हमारा यही है। पर द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र जिसे हम औद्योगिक क्षेत्र या फिर विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। भाई औद्योगिक क्षेत्र क्या करता है, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं तथा सेवाओं का निर्माण करता है। बट वो कच्चा माल कहां से प्राप्त करता है, इंपॉर्टेंट बात, वो कच्चा माल कहां से प्राप्त करता है, प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त करता है। जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, जो आप आशीर्वाद आटा प्राप्त बाजार से खरीदते हैं, आशीर्वाद आटा जो आप खरीदते हैं, जो पन्नी में पैक होता है, उसको बनाने के लिए गेहूं कहां से मिला, कृषि से मिला ना।
और वो जो आटा पीस कर उसे पन्नी में पैक करने का, उसे हर जगह पे वितरित करने का जो काम किया गया वो किया गया औद्योगिक क्षेत्र में। यानी प्राथमिक क्षेत्र को मूलभूत रूप से आप कृषि क्षेत्र मान सकते हैं और द्वितीयक क्षेत्र को आप औद्योगिक क्षेत्र मान सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। अब तीसरा हमारा क्षेत्र होता है तृतीयक क्षेत्र। अब ये तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, किसी भी वस्तु या सेवा के निर्माण के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती है। एक तो कच्चा माल चाहिए होता है जो कि आपको कहां से मिलता है, प्राथमिक क्षेत्र से मिलता है, और दूसरा आपको श्रमिक चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं? श्रमिक चाहिए होते हैं, जो आपको कहां से मिलेंगे, तृतीयक क्षेत्र से मिलेंगे। इसीलिए इसे हम कृषि क्षेत्र कहते हैं, इसे हम औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं और इसे हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो दोस्तों ये तीनों सेक्टर के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, पर आज हम डिटेल में देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र में भी कृषि क्षेत्र को देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो फिर उस टॉपिक को सीखना आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। और आप जानते हैं कि विक्की की पाठशाला आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट कराती है, फिर उसके बाद आपको पढ़ाती है। अगर आपको ये मेरा तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक करें। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइबर मुझे मोटिवेट करता है दोस्तों ऐसे ही अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। और दोस्तों अगर आपके पास मेरे लिए कोई सुझाव है, कोई सलाह है मेरे लिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और पहला टॉपिक हम देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय कृषि की स्थिति यानी क्या कंडीशन थी, इन शब्दों में वर्णन किया जा सकता है। यानी दोस्तों जब 190 सालों के करीब इंग्लैंड यानी ब्रिटेन वालों ने भारत का उपनिवेशिक शोषण किया, यानी कच्चा माल यहां से ले जाते थे, अपने वहां बनाते थे और वहां से बना के यहाँ पे बेचते थे, जिसे हम उपनिवेशिक काल या फिर उपनिवेशिक शासन हम कह सकते हैं। उससे भारतीय कृषि पे क्या इंपैक्ट पड़ा, भारतीय कृषि की क्या दशा हो गई, ये चीज आज मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, उत्पादकता का निम्न स्तर। अब देखिए दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थियों को ये चीजें नहीं क्लियर होती कि उत्पादकता क्या होती है और उत्पादन क्या होती है और इन दोनों के बीच में डिफरेंट क्या होता है। अभी मैं आपको यह एक तालिका के माध्यम से समझाऊंगा, बट अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं पहले इसके मेन पॉइंट्स आपको दे देता हूं। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिख रखे हैं, बस आपको यही चीज याद होनी चाहिए। इसके बाद आप पेपर में पूरी रामायण लिख देंगे, ये मेरा आपसे दावा है। आप सब कुछ याद नहीं कर सकते, ये बात आप दिमाग में रख लें। आपको कीवर्ड्स पता होने चाहिए, तो ये मैंने आपके लिए कीवर्ड्स लिख रखे हैं, ये जो मैंने लिखा है। पहला हमारा कीवर्ड है उत्पादकता का स्तर बहुत ही निम्न था, यानी बहुत कम था। उत्पादकता क्या होती है अभी मैं आपको बताऊंगा, पर इतना आप समझ लीजिए कि उत्पादकता का मतलब होता है उत्पादकता का जो स्तर था वो बहुत ज्यादा कम था। क्लियर है? दूसरी बात दोस्तों, जो भारतीय कृषि थी ना, जो कृषि सेक्टर था हमारा, जो एग्रीकल्चर था ना, वो गतिहीन था और पिछड़ी भी थी। गतिहीन का मतलब है कोई भी अत्याधुनिक उपकरणों का हम प्रयोग ही नहीं करते थे, वही बैलों से ही चल रहा था, वही नॉर्मल हम बीज सिंचाई के कोई साधन नहीं थे, ऐसे ही बस जो कृषि करते थे वो सिर्फ अपने पेट भरने के लिए करते थे, वो तरक्की वरक्की करने के लिए बिल्कुल भी नहीं करते थे, तभी इसे यहाँ पे लिखा गया गतिहीन। दूसरी बात पिछड़ी हुई थी, पिछड़ी हुई मतलब सिंचाई के कोई उन्नत साधन नहीं थे, जबकि पूरे विश्व में कृषि इतनी उन्नति कर चुकी थी, पर भारतीय कृषि दोस्तों आज भी आप देख सकते हैं, अगर आप चाइना से तुलना करें तो भारतीय कृषि जो है आज भी कई सारे देशों से बहुत ज्यादा पीछे है, बहुत ज्यादा पीछे है। इसलिए दोस्तों जब 1947 में भारत को आजादी मिली अंग्रेजों से, तब भारतीय कृषि गतिहीन थी और दूसरी बात वो पिछड़ी हुई थी। पिछड़ी हुई इसलिए थी क्योंकि अत्याधुनिक उपकरणों का प्रयोग नहीं किया जाता था, और गतिहीन इसलिए थी क्योंकि दोस्तों
जितने भी किसान थे वो केवल निर्वाह खेती करते थे। निर्वाह खेती का मतलब होता है दोस्तों केवल अपने परिवार को पालने के लिए जो खेती की जाती है उसे हम निर्वाह खेती कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब मैं आपको एक तालिका दिखाता हूं जिससे ये चीज क्लियर हो जाएगी कि 1947 में जब हमें अंग्रेजों से आजादी मिली तब उत्पादकता और उत्पादन कितने कम थे और आज की डेट में कितने ज्यादा हैं। यही कंपैरिजन आज आपको समझना है। तो देखिए मैंने एक तालिका बना रखी है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृषि क्षेत्र, तो जिसमें मैंने यहाँ पे तालिका 1 ले रखी है जिसमें गेहूं और चावल के उत्पादन और उत्पादकता के स्तरों की 1947 और 2004 से हमने क्या की है, तुलना की है। देखिए 1947 में भारत को जस्ट आजादी मिली थी अंग्रेजों से 190 सालों की गुलामी के बाद, और 2004 के करीब भारत को आजाद हुए 50 वर्षों से भी ज्यादा हो गए थे, तो जिससे उत्पादकता और उत्पादन दोनों में कई गुना वृद्धि हुई थी। ये चीज मैं आपको समझाता हूं। बट दोस्तों सबसे पहले मैं आज अभी आपको ये समझाऊंगा पहले कि आखिर उत्पादकता क्या होती है और उत्पादन क्या होता है, क्योंकि उत्पादकता विद्यार्थियों को समझ में नहीं आती है कि उत्पादकता क्या होती है और उत्पादन क्या होता है। देखिए उत्पादन की बात करें, मान लीजिए मेरी एक जूते बनाने की फैक्ट्री है, मान लीजिए आपकी मेरी एक जूते बनाने की फैक्ट्री है और उसमें मेरे एक दिन में मैं 100 जोड़ी जूते बनवाता हूं अपने वर्कर्स से। कितने बनवाता हूं? 100 जोड़ी जूते बनवाता हूं अपने वर्कर से। तो जितने भी प्रोडक्ट मैं गिन सकता हूं वो तो मेरा क्या है, उत्पादन है। यानी उत्पादन प्रक्रिया के बाद जो तैयार वस्तु आती है वो हमारा उत्पादन होता है। जैसे एग्जांपल दूं, अगर एक किसान ने बीज बोया मतलब खेती की और उसको 10 बोरी गेहूं निकला, तो जो 10 बोरी है ना वो उत्पादन है। अब उत्पादकता क्या होती है? उत्पादकता एक रिलेटिव टर्म है दोस्तों कि आपने कितने संसाधन का इस्तेमाल किया। जैसे अब मैं पहले आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मैंने 100 जोड़ी जूते बनाए। अब 100 जोड़ी जूते मेरी फैक्ट्री बना रही है जिसके लिए मैं 3 मशीनों का प्रयोग और 10 वर्करों का प्रयोग कर रहा हूं। तो जब हम संसाधन और उत्पादन इन दोनों की आपस में तुलना करते हैं ना कि कितने इनपुट का प्रयोग करके हमने इतना आउटपुट प्राप्त किया, इन दोनों के रेशियो को ही हम दोस्तों क्या कहते हैं, उत्पादकता कहते हैं। यानी देखिए उत्पादकता का मतलब है जैसे मान लीजिए इतनी ये जमीन है, ये हमारी जमीन है, क्लियर है। यहां पे हमने फसल उगा दी, मान लीजिए ये 1 किलो प्रति हेक्टर जमीन है दोस्तों। ये प्रति हेक्टर का मतलब ये जमीन की नापने की एक इकाई होती है, बहुत बड़ी लेवल की होती है, बीघा से भी ज्यादा होती है ये। तो ये जो प्रति हेक्टर जो जमीन है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये तो जमीन हमारा क्या हो गया, संसाधन। अब इससे हमें कितना गेहूं प्राप्त होगा, यानी हमारा नीचे तो आ जाएगा साधन यानी जो हमारे इनपुट है, और ऊपर आएगा कि हमारा उत्पादन। तो अगर मैं इसको बराबर करूं तो यही हमारी क्या होती है, उत्पादकता होती है। यानी कितने इनपुट का प्रयोग करके आप कितना उत्पादन प्राप्त करते हो, उन दोनों के रेशियो को ही हम क्या कहते हैं, उत्पादकता कहते हैं। और उत्पादकता को इंग्लिश में हम प्रोडक्टिविटी मींस, मुझे बोलने में दिक्कत होती है, उत्पादकता कहते हैं, क्लियर है। अब देखिए 1947 की अगर हम बात करें, 1947 में 1 किलोग्राम प्रति हेक्टर जब फसल उगाई जाती थी तो हमें केवल कितनी उत्पादकता मिलती थी, गेहूं की 660, जबकि ये 2004 में बढ़कर 2707 हो गई, यानी कई गुना बढ़ गई। इसका बहुत बड़ा रीजन था दोस्तों पंचवर्षीय योजनाएं, जो कि सेकंड चैप्टर है। और आप जानते हैं 1966 में एक हरित क्रांति आई जिसने कृषि की रूपरेखा ही बदल दी। हरित क्रांति का भारतीय कृषि के विकास में बहुत ही अमूल्य योगदान है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। आपने देखा 1947 में हम एक मतलब प्रति हेक्टर इतनी जमीन पे अगर फसल उगाते थे तो हमें कितनी मिलती थी, कितना गेहूं मिलता था, 660, जबकि 2004 में वो बढ़ के 2707 हो गया। अगर हम बात करें चावल की उत्पादकता की, तो देखिए 1
किलोग्राम प्रति हेक्टर जमीन पर चावल की फसल उगाने पर हमें केवल 110 उत्पादकता मिलती थी, जबकि ये 2004 में बढ़ के 2051 हो गई। कई गुना बढ़ गया दोस्तों। आप देख रहे हैं ना कि जमीन का उतना ही प्रयोग हो रहा है। भाई 1947 में भी जमीन का टुकड़ा इतना ही था, 2004 में भी। बट दोस्तों 1947 में ये फर्क है कि भाई 2007 में हमारे पास सिंचाई के साधन नहीं थे, उन्नत बीज नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, ज्ञान नहीं था किसानों को। क्लियर है? मतलब उनको कोई मदद नहीं करता था। वो जैसे परंपरागत तरीके से कृषि कर रहे थे ना, कर ही रहे थे, कोई नॉलेज नहीं थी। बट आज की डेट में दोस्तों भारत सरकार है, एक अलग से कृषि मंत्रालय बना रखा है जो कि किसानों के लिए ही काम करता है। किसानों को लोन देता है, किसानों को रासायनिक बीज देता है, कीटनाशक दवाइयां देता है, जिसकी वजह से दोस्तों 2004 में उत्पादकता इतनी ज्यादा बढ़ गई। जबकि अंग्रेजों के टाइम में अंग्रेज केवल यहाँ पे कमाने आए थे, कच्चा माल लेने आए थे और अपना पका हुआ माल बेचने आए थे। उन्हें भारतीय किसानों की कोई, उनके आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि से कोई लेना देना नहीं था। तो आपने ये चीज देख ली कि उत्पादकता क्या होती है। अब देखिए उत्पादन की अगर हम बात करें कि पूरे भारत में कितने गेहूं का उत्पादन होता था और कितने चावल का उत्पादन होता था, तो देखिए 64, केवल 64 लाख टन गेहूं का उत्पादन होता था 1947 में जब हमें आजादी मिली। जबकि 2004 में ये बढ़ के 721 हो गया। कितना गुना बढ़ गया, आप ये देख रहे हैं ना, कहां 64 और कहां 721। तो रीजन है ना दोस्तों, उस समय जमींदारी प्रथा थी और बहुत सारी समस्याएं थी दोस्तों। 190 साल 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने कृषि के क्षेत्र को पूरी तरीके से दीमक बन के खा चुके थे। वो जमींदारों ने और अंग्रेजों ने किसानों का बेड़ा गर्क कर दिया था दोस्तों। मतलब आप ये समझ लीजिए कि किसान मेहनत करते थे और जमींदार और ब्रिटेन सरकार मजे लूटते थे। मतलब उनको कोई मतलब नहीं था किसानों से, बस लगान वसूलना था। और आपने ये चीज बहुत सारी पुरानी फिल्मों में देखा भी होगा, ऐसा आपने देखा भी होगा, कई सारी हिंदी मूवीज बन चुकी है किसानों की मजबूरी। और दोस्तों आप उसकी छोड़िए, 2020 में भी आप देख लीजिए, आज भी किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या करते हैं, जो कि भारत सरकार के लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात है। क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता होते हैं, हमें खिलाते हैं और हम वही आत्महत्या करते हैं। तो ये तो इससे बड़ी श्रम की बात मैं नहीं मानता हूं किसी भी देश की सरकार के लिए। अगर हम बात करें चावल की, तो देखिए चावल का उत्पादन में तो लाजवाब वृद्धि हुई। कहां ये 1947 में केवल 17 लाख टन हुआ करता था और 2004 में ये 882 टन हो गया, कई गुना बढ़ गया दोस्तों। तो उसका रीजन था, जमीन वही किसान थे, वही सब कुछ था, वही संसाधन थे, बट तकनीक अलग थी, नॉलेज थी, रासायनिक खाद का प्रयोग किया गया, मतलब काफी चीज। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पहला कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो मैंने ये आपको समझाया कि पहला हमारा कारण था कि उत्पादकता का निम्न स्तर, यानी जो कृषि की जाती थी वो बहुत बड़े पैमाने पे की जाती थी, बट उसका जो रिजल्ट निकलता था वो बहुत कम निकलता था, ये कहना चाहता हूं मैं। अब दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जो कृषि की गतिहीनता और पिछड़ेपन की निशानी बताता है कि उच्च कोटि की सुभेगता। मतलब क्या? सिंचाई के साधन। देखिए दोस्तों, अगर आप कृषि करना चाहते हैं, यानी आप कोई फसल बोना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पानी। और पानी की व्यवस्था, यानी ब्रिटेन सरकार ने कभी भी, ब्रिटेन सरकार हो या जमींदार हो, वो केवल फसल के हिस्सेदार होते थे, बस लगान वसूलने पे ही ध्यान केंद्रित करते थे। बाकी सिंचाई के साधन या किसानों की स्थिति को इंप्रूव करना उनका कभी भी उद्देश्य नहीं रहा। क्लियर है? और दोस्तों, भारतीय कृषि की सबसे बड़ी जो पिछड़ेपन और गतिहीनता का प्रमाण है वो है वर्षा पर निर्भरता। अच्छी वर्षा होगी
तो अच्छी फसल होगी, वर्षा नहीं होगी तो कम फसल होगी। और दोस्तों 1947 से पहले कई बार भारत में अकाल पड़े इसी वजह से, क्योंकि वर्षा नहीं हुई तो फसल नहीं हुई, और फसल नहीं हुई तो अकाल पड़ गया। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी एक नाइंसाफी थी किसानों के साथ, और दोस्तों आज भी होती है किसानों के साथ ये नाइंसाफी। देखिए, ब्रिटिश शासन काल में कृषि वर्षा पर बहुत अधिक निर्भर थी। बहुत अधिक निर्भर क्या थी? लगभग 90% जो कृषि थे, जो किसान थे, वो वर्षा पर ही निर्भर थे। वो सारी मेहनत कर लेते थे, सब कुछ कर लेते थे, फिर बादलों को देखा करते थे कि कब वर्षा होगी, कब हमारी फसल पकेगी, कब फसल पकेगी, हम कब उसे काटेंगे, कब हम बाजार में बेच के पैसा प्राप्त करेंगे। और बेटा जैसे ही वो पैसा प्राप्त करते थे, वहां से जमींदार खड़ा हो जाता था अपना हिस्सा लेने के लिए। जमींदार वहां से ज्यादा वसूलता था, फिर वो अंग्रेजों को देता था। ये जमींदारी प्रथा थी दोस्तों, जो मैं आगे आपको कवर करूंगा, बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए, पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। ये की पॉइंट्स हैं, ये की पॉइंट्स हैं, ये आप ध्यान रखें। पेपर में आप रामायण लिख देंगे। अच्छी वर्षा का अर्थ है अच्छा उत्पादन। अच्छी वर्षा हुई तो अच्छा उत्पादन होगा, खराब वर्षा हुई तो कम उत्पादन होगा। तो ये एक बहुत बड़ी कमी थी, ये एक निशानी थी कृषि के पिछड़ेपन होने की या फिर उसके गतिहीन होने की। 1947 में जब भारत को आजादी मिली, क्योंकि 190 साल कुछ भी कृषि के लिए मोटिवेट स्टेप नहीं उठाया गया, उसकी उन्नति के लिए कोई स्टेप नहीं उठाया गया। मेरी बात को आप समझिए। नेक्स्ट देखिए कि ब्रिटिश शासन काल में सिंचाई के स्थायी साधनों का विस्तार करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। या ब्रिटेन के जो लोग आए थे ना, वो लूटने आए थे, भला करने नहीं आए थे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि इंग्लैंड जो कि ब्रिटेन है, इंग्लैंड, जब मैं ब्रिटेन कहता हूं तो ब्रिटेन का मतलब होता है इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड और वेल्स, और एक और अगर देश हम मिला दें इसमें आयरलैंड, तो तब बन जाता है ग्रेट ब्रिटेन। तो ये 4 देश या 3 देशों के समूह को हम ब्रिटिश यानी ब्रिटेन कहते हैं दोस्तों। इंग्लैंड केवल नहीं है, इसमें 1-2 देश और भी हैं। तो यानी जो ब्रिटिश शासन काल, जब भारत पे ब्रिटिश सरकार का राज था, तो सिंचाई के लिए कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाया गया जिससे कृषि की उत्पादकता बढ़े या फिर उत्पादन बढ़े। जब उत्पादकता नहीं बढ़ेगी, उत्पादन नहीं बढ़ेगा, तो किसानों की आय नहीं बढ़ेगी, और जब किसानों की आय नहीं बढ़ेगी तो उनके जीवन के स्तर में कोई भी सुधार नहीं आएगा। तभी दोस्तों इतनी भूखमरी थी देश में, इतने अकाल पड़ते थे, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। ये आपने कई सारी फिल्मों में देखा भी होगा। इसके बाद दोस्तों तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण था, मेरे हिसाब से ये बहुत ही बड़ा कारण था, क्योंकि जितना हमें अंग्रेजों ने नहीं लूटा है ना दोस्तों, उससे कई गुना ज्यादा हमारे भारतीय जो दोगले भारतीय थे, जो चौधरी, प्रधान, सरपंच, ये जो लोग थे ना, जमींदार, इन्होंने भारत को ज्यादा लूटा है अंग्रेजों से भी ज्यादा। क्योंकि ये अंग्रेजों के जूते चाटने के अलावा कुछ नहीं करते थे दोस्तों, और वो अंग्रेजों को देते थे 1/10 फसल का हिस्सा, और किसान से लेते थे जितना मर्जी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। यानी भूमि के स्वामी तथा उसे जोतने वाले के बीच एक चौड़ी खाई रहती थी। चौड़ी खाई मतलब जो भूमि का स्वामी था ना, वो कभी खेती तो करता नहीं था। जमींदारों को कभी देखा अपने हल चलाते हुए? कभी देख भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो तो परजीवी जीव थे। परजीवी यानी किसान की आय पर ही वो जिंदा थे, और फिर भी उनको इतना घमंड था दोस्तों। तो देखिए, पहला कि भूमि स्वामी कभी भी स्वयं उस पर खेती नहीं करते थे। यानी देखिए, आपको ये बात पता होगा कि ब्रिटिश शासन काल के दौरान अंग्रेजों ने क्या किया था, सारे किसानों से जमीन हड़पी। सारी जमीन हड़प के किसको, हर गांव में 1-2 जमींदार बिठाए और उनका मालिक बना दिया। वो मालिक बन गए, बाकी सब गुलाम थे, उनसे खेती कराते थे, और वो कभी भी खुद नहीं करते थे। और दोस्तों आपने फ्रांस की क्रांति भी पढ़ा हो, तो वहां पे भी समतावाद कि ये जो प्रथा थी, क्योंकि ये अंग्रेज कहां से आए थे, यूरोप से आए थे, और पूरे यूरोप में एक प्रथा चलती थी समतावाद, उसी को उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया था भारत में। क्लियर है? यानी बात, आप अगर आपने इतिहास पढ़ा हो तो आपको ये बात क्लियर होगी। तो भूमि के स्वामी
फसल के हिस्सेदार होते थे। जो जमींदार थे, जो ब्रिटिश सरकार थी, फसल के हिस्सेदार थे। आपने पूरे भारत में कोई भी फसल लगाई है, आपको टैक्स के रूप में हिस्सा देना ही पड़ेगा। बट दोस्तों, सबसे बुरी बात कि वो उत्पादन की लागत में उनका कोई हिस्सा नहीं होता था। जैसे मान लीजिए मैं किसी गांव का रहने वाला हूं और मेरे पास कोई जमीन नहीं है। अब मैं, सिंपल सी बात है, जमींदार के पास जाऊंगा, वो बोलेगा ये मेरी जमीन है, खेती कर ले। मैं लाओ पैसे दो बीज खरीदने के लिए, हल खरीदने के लिए, गाय खरीदने के लिए, ये बहुत सारे खर्चे होते हैं। बोलेगा वो तो नहीं है, अपने आप देख ले, मैं तो तेरे से हिस्सा लूंगा, कर या मत कर। यानी फसल के हिस्सेदार होते थे, बट वो किसी प्रकार से दोस्तों उत्पादन की लागत के हिस्सेदार नहीं होते थे, जो कि बहुत ही बुरी बात थी। अगर आप लाभ में हिस्सा रखते हो तो दोस्तों आपको हानि में भी हिस्सा रखना चाहिए ना। ऐसा कुछ भी नहीं था उस समय। इसके बाद दोस्तों, भूमि पर खेती करने वालों को, यानी भूमि पर खेती कौन करते थे? किसान करते थे, कृषक करते थे। जो पारिश्रमिक प्राप्त होता था उससे वह अपना कठिनाई से निर्वाह करते थे। दोस्तों, केवल रोटी, 3 वक्त की रोटी ही मिल जाए ना किसान को, तो किसान उसका भी बहुत बड़ा शुक्रिया करता था। और दोस्तों 1947 की छोड़िए, भारत की आज की भी स्थिति कुछ यही है। आप देखिए, न्यूज चैनल खोलिए, आप देखिए फसल पक के तैयार है, भारत सरकार जो है फसल ही नहीं खरीद रही है। क्यों नहीं खरीद रही है, मुझे ये बात नहीं समझ आ रही है। आप अगर किसान से जाके देखेंगे ना उसके दर्द को, तो मैं समझा नहीं सकता हूं शब्दों में। यही 1947 में हुआ और यही आज भी हो रहा है। किसान को हमेशा सब लूटते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये था आज का मेरा दूसरा पार्ट, जिसमें मैंने आपको कृषि के बारे में बताया। आपको कैसा लगा मुझे प्लीज कमेंट में बताएं। कोई सुझाव हो तो मुझे जरूर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।